हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने अध्याय 2 के 2 भाग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 भाग पढ़ चुके हैं। अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या नाम है? अम्ल, क्षार एवं लवण। दो भागों में हमने पहले इस पाठ में विस्तृत महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ा था। ठीक है, अब थर्ड भाग में हम इस पाठ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में जांचेंगे। ठीक है, तो देखिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो इसका पहला फॉर्मूला है, इसमें नीला थोता। क्या है? नीला थोता। क्या है? नीला थोता। तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। क्या होता है? CuSO4.5H2O। क्या होता है? CuSO4.5H2O। ठीक है, ये नीले थोता का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला क्या है? एल्कोहल। अगला क्या है? एल्कोहल। अगला क्या है? एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5। क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, नीला थोता का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O। और एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अगला क्या है? तीसरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अगला है खाने का सोडा। अगला है खाना सोडा। तो खाने सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो खाने सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला है पांचवा, धावन सोडा। अगला पांचवा कौन सा है? धावन सोडा। अगला कौन सा है? धावन सोडा। और धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? 10H2O, यानी कि Na2CO3.10H2O। ठीक है, अगला फॉर्मूला है छठवा, ब्रंजक चूर्ण। अगला क्या है? ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण किसका फॉर्मूला है? ब्रंजक चूर्ण। और ब्रंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, अगला है कास्टिक सोडा। अगला कौन सा है? कास्टिक सोडा। अगला क्या है? कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। क्या होता है? NaOH। और NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको जल्दी लिखो इसको, जल्दी। ठीक है, आप स्पीड को तेज कीजिए, लिखने की स्पीड तेज होनी चाहिए। तो हमने
7 पदार्थों के फॉर्मूले बताए हैं। पहला है नीला तोता, और नीले तोते का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O। ठीक है। अगला है एल्कोहल, और एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका फॉर्मूला क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। अगला क्या है? खाना सोडा, खाना सोडा का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। अगला है धावन सोडा, धावन सोडा का दूसरा नाम है धोने का सोडा, तो Na2CO3.10H2O। ठीक है। अगला है ब्रंजक चूर्ण, और ब्रंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। अगला है कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडे का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। अगला कौन सा है? अगला है जिप्सम। अगला क्या है? जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। क्या है? CaSO4.H2O। ठीक है, .2H2O। ठीक है। यह क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। ठीक है। अगला है नवा, पीओपी, यानी कि पीओपी का पूरा नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का फुल नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। क्या होता है? CaSO4.12H2O। ठीक है। अगला है 10वां। तो 10वां कौन सा है? 10वां किसका है? जल का। 10वां किसका है? जल का। तो जल का फॉर्मूला तो आप पहले से ही जानते होंगे, क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक है। अगला कौन सा है? बर्फ। अगला किसका है? बर्फ का। और बर्फ का फॉर्मूला तो क्या ही रहेगा? यही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये खाली लिक्विड में था, तो इसको जमाने से क्या बन गया? सॉलिड में हो गया। लेकिन फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी वही रहता है, H2O। ठीक है। अगला है त्यारे को यूरिया। अगला कौन सा है? यूरिया। 12वें नंबर पर कौन आता है? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। ठीक है। क्या है? NH2CONH2। क्या है? यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2। अगला है 13वां। अगला कौन सा है? 13वां। और 13वां संगमरमर। कौन है? संगमरमर। संगमरमर। और संगमरमर का फॉर्मूला होता है क्या? CaCO3। क्या होता है? CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक और है 14वां, ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6। ठीक है। यह क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो जल्दी लिखिए इसको, एक बार दोबारा रिवाइज कराते हैं। जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है। अगला है पीओपी। पीओपी का पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। ठीक है। अगला है जल। जल का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है। अगला है बर्फ। बर्फ का फॉर्मूला है H2O। अगला है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2। इससे अगला है संगमरमर। क्या है? संगमरमर। और संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है। अगला है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है। तो जल्दी लिखिए इसको मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको जल्दी लिखिए। सभी को वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, और अपने साथियों को क्या करना है?
शेयर करना है। तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। इससे अगला है क्या है, स्टार्च। इससे अगला क्या है, स्टार्च या फिर मंड। इससे अगला क्या है, स्टार्च या फिर मंड। स्टार्च या फिर मंड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। क्या होता है, C6H10O5। स्टार्च या मंड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी जल्दी लिख लो। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा, हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, तनुकरण। अगला टॉपिक है तनुकरण। और तनुकरण का अर्थ समझ रहे हैं आप। तनु का मतलब क्या होता है, पतला। करण का मतलब क्या होता है, करना। क्या होता है, करना। तनु मतलब होता है पतला, और करण मतलब क्या होता है, करना। पतला करने को ही हम क्या कहते हैं, तनुकरण। देखिए कैसे, ये क्या है, एक ग्लास। ये क्या है, ये क्या है, एक ग्लास। ये क्या है, एक ग्लास। ग्लास में ये क्या है, पानी। और पानी में हमने क्या पटक दिया, नमक। ये क्या पट दिया, नमक। या फिर क्या पट गई, चीनी। नमक पटाओ क्या पट गई, चीनी। और चीनी को देखिए, अब इसमें लगभग सपोज कीजिए कि इसमें कितना परसेंट मीठा है, 90% मीठा है। कितना परसेंट मीठा है, 90% मीठा है। ठीक है, अगर आप इसमें पानी की मात्रा और बढ़ाओगे, पानी की मात्रा बढ़ाते जाओगे, तो यह कैसे चला जाता है, और भी पतला होता चला जाता है। पतला होने के साथ साथ इसमें मिठास की भी क्या आ जाएगी, गिरावट आती है। तो कितना रह जाएगा, यह 40%। कितना रह जाएगा, 40%। तो देखिए इसमें आप इस उदाहरण से समझ रहे होंगे कि अगर कोई बीकर है, उसमें द्रव भरा हुआ है, तो उसमें और भी तरल बनाने पर उसमें आयनों की क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, और वह पतला होता चला जाता है। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, तनुकरण। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। तो लिखिए, अम्ल तथा क्षार के विलयन में, अम्ल तथा क्षार के विलयन में जल मिलाने पर, अम्ल तथा क्षार के विलयन में जल मिलाने पर, जल मिलाने पर, जल मिलाने पर आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता प्रति आयतन में, प्रति आयतन में, प्रति आयतन में कमी आना। क्या है, प्रति आयतन में, प्रति आयतन में कमी आना। प्रति आयतन में कमी आना ही क्या है, तनुकरण। क्या है, तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तनुकरण मतलब क्या होता है, पतला करना। तो देखिए, अम्ल तथा क्षार के विलयन में जल मिलाने पर आयन, मतलब कि आयन की सांद्रता प्रति आयतन में कमी आना ही क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है। ठीक है,
तो जल्दी लिखिए इस डेफिनेशन को। आप इस डेफिनेशन को मन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। अगले अब इस पाठ में क्या है, इस पाठ जो दूसरा पाठ है अम्ल क्षार तथा लवण, इस पाठ में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने की संभावनाएं बनती हैं 2-2.5 नंबर का। तो इसलिए हम 3-4 क्वेश्चनों को जल्दी से अच्छे से समझा देते हैं कि इन क्वेश्चन में से पक्का आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अथवा में आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला, पीतल एवं तांबे के, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो इसका आंसर लिखिए, समझा देते हैं पहले इसको। तो पहले मतलब दही एवं खट्टे पदार्थों को हम पीतल एवं तांबे के बर्तनों में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि जो पीतल एवं तांबे जो धातु हैं वो खट्टे पदार्थ से क्रिया करके विषैले यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए हम पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, पीतल एवं तांबे के, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि पीतल एवं तांबा दही, पीतल एवं तांबा दही और दही एवं खट्टे, दही एवं खट्टे पदार्थों से, दही एवं खट्टे पदार्थों से क्रिया कर विषैले यौगिकों का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए
पीतल, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ठीक है, दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो पीतल एवं तांबे के दही एवं मतलब पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि पीतल एवं तांबे जो धातु हैं वो दही एवं खट्टे पदार्थ से क्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए हमें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को लिखना है, समझना है, बार बार प्रयास करना है। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको वीडियो को बैक लेकर के लिख सकते हैं, लिखना जरूर है, नोट्स अच्छे से बनानी है। ठीक है, ये मेरा वादा है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है। तो क्वेश्चन दूसरा, यानी कि आश्रित जल आश्रित जल आश्रित जल आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है, चालन नहीं करता है, चालन नहीं करता है, चालन नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है, जबकि वर्षा जल करता है। ठीक है, तो यह बात आपकी समझ में आ गई होगी कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है जबकि वर्षा जल करता है। इसमें मेन कारण है कि जो आश्रित जल होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का आयनिक यौगिक नहीं होता है, जबकि वर्षा जल का पीएच मान कम होने के कारण वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और इसमें CO2 कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, लिखिए आंसर लिखिए इसका। इसका आंसर है आश्रित जल पूर्ण रूप से आश्रित जल पूर्ण रूप से उदासीन होता है, आश्रित जल पूर्ण रूप से उदासीन होता है और इसमें किसी भी प्रकार का आयनिक यौगिक नहीं होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का आयनिक यौगिक नहीं होता है। किसी भी प्रकार का आयनिक यौगिक नहीं होता है जबकि वर्षा जल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, जबकि वर्षा जल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इस कारण इसमें CO2 .
इस कारण इसमें CO2 इस कारण इसमें CO2 कार्बनिक इस कारण इसमें CO2 कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि आश्रित जल पूर्ण रूप से उदासीन होता है और इसमें किसी भी प्रकार का आयनिक यौगिक नहीं होता है, जबकि वर्षा जल का पीएच मान कम होने के कारण वह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इस कारण इसमें CO2 कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो जल्दी लिखिए इसको। मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने और भी साथियों को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, रात के 2 बज रहे हैं लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी आप लोगों पर विश्वास है। ठीक है, आप भी मेरा मुसीबत में साथ दोगे, दोगे या ना दोगे? दोगे? मैं आपका साथ दे रहा हूं, तो क्या आप मेरा साथ नहीं दोगे? कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अगला है एंटासिड क्या है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एंटासिड क्या है? क्या है? एंटासिड क्या है? ठीक है, तो एंटासिड एक बार आंसर डाल देते हैं इसमें। तो एंटासिड एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है जिससे हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने पर, अपच हो जाने पर, तो हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर में क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। ठीक है, क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो क्या लिखना है इसमें, एंटासिड क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। एंटासिड किस प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जैसे MgOH का H2 कॉमा NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, का उपयोग हमारे उदर में अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए या फिर उदासीन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उदासीन करने के लिए काम में लिया जाता है, जिससे हमारे शरीर में क्या मिल जाती है, राहत। तो आपको लिखना क्या है, एंटासिड हल्का क्षारीय होता है। एंटासिड हल्का क्षारीय होता है, जैसे MgOH का H2। अगला है NaHCO3, ठीक है, का उपयोग हमारे उदर की अम्लता को उदासीन करने के लिए